हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। 5th तक तो आपने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। तो देखो, अल्कोहल और ग्लूकोज हैं, उनमें भी हाइड्रोजन होती है। आपको बताया था जो एसिड होता है उसमें H+ आयन होता है, H+ होगा या H3O+ होगा, H3O+। ये H3O+ होता है हाइड्रोनियम आयन और H+ होता है हाइड्रोजन आयन। तो ये कहता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज इनमें भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन ये एसिड नहीं है। फिर भी हाइड्रोजन है, फिर भी एसिड नहीं है। तो इसका कारण यही है कि इनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन H+ आयन नहीं है और ना ही H3O+ आयन है इनमें। तो इस कारण फिर इनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो यही कारण है बस। तो इसको एक्टिविटी से प्रूव भी करना। देखो, ये एक्टिविटी है, ये आपको लैब में 9th में करवाई थी इस टाइप की एक्टिविटी। 10th में भी जब आओगे तो आपको लैब में ये करवाएंगे ये एक्टिविटी। तो सिंपल है, ये बल्ब है और इसमें पहले अल्कोहल या ले लो या ग्लूकोज ले लो या दोनों को मिक्स करके ले लो। ये बैटरी है, तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। और फिर एसिड लो, एसिड लेंगे यहाँ पे तो फिर बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब एसिड लिया है तो उसमें से करंट फ्लो किया हुआ है। तो एसिड में से करंट फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसिड में H+ आयन होते हैं। इन H+ आयन्स के कारण करंट फ्लो होता है। अगर H+ आयन नहीं होंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। H+ हो या कोई और आयन्स हो तभी करंट फ्लो हो सकता है। अगर आयन्स नहीं बनते तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये कारण, ये एक्टिविटी आपको 9th में करवाई थी, याद करो आप। वैसे 10th में भी करवाएंगे। तो आंसर तो इसका बस इतना ही सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर वाटर। जो बारिश का पानी होता है, जो ऊपर से गिरता है जिस समय, वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर तो उस टाइम तो है वो, लेकिन वो शुरुआत की जो बारिश होती है, शुरुआत के 5 या 7 मिनट की जो बारिश है, उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। बाद में जो बारिश का पानी आएगा उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो प्योर वाटर है। तो इसका कारण क्या है? डिस्टिल्ड वाटर में से तो करंट फ्लो नहीं करता। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। वैसे मैं लैब की वीडियो भेजूंगा आपको। तो लैब की वीडियो भी ये है कि प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज इम्प्योर वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वीडियो मैं भेजूंगा आपको, वो लैब में बनाई हुई है, वो देखनी है आपने। तो इसका कारण यही है कि बारिश का पानी जब आता है तो रास्ते में बादलों से तो प्योर चलता है वो बिल्कुल, लेकिन रास्ते में इम्प्योर गैसेस होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं उनमें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है रास्ते में। तो वो गैसेस पानी के साथ मिल जाते हैं, जिससे वहीं पे रास्ते में ही एसिड बनता है। सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और भी एसिड्स बनते हैं, CO2 से कार्बोनिक एसिड बनता है। तो उन एसिड्स के कारण फिर ये जो पानी है बारिश का, जो बादलों से तो प्योर चला था लेकिन रास्ते में वो इम्प्योर हो जाता है, तो नीचे आने तक इम्प्योर हो जाता है और इसी कारण उसमें से करंट फ्लो करता है। तो यही 7th क्वेश्चन का आंसर है।
इम्प्योर हो जाता है वो। 8th क्वेश्चन देखो, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स जो होते हैं वो पानी की एब्सेंस में एसिडिक करैक्टर नहीं दिखाते, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही एसिडिक करैक्टर दिखाएंगे। सॉलिड या गैसियस फॉर्म में एसिड्स अपना करैक्टर नहीं दिखाते, अपना बिहेवियर नहीं दिखाते। इसका कारण ये है कि लिक्विड फॉर्म में ही उनके अंदर H+ आयन होते हैं। सारा झगड़ा H+ आयन्स का। ये H+ आयन है तो वो एसिड है, H+ आयन नहीं है तो नहीं है वो एसिड। तो लिक्विड फॉर्म में यानी पानी में घुलने के बाद ही उनमें से H+ आयन या H3O+ आयन बनते हैं, और जब पानी नहीं है तो फिर उसमें H+ या H3O+ आयन नहीं बनते। तो यही कारण है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे पहले बताई हुई है आपको। 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D एंड E हैं, तो उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया, pH से pH वैल्यू उनकी टेस्ट की। ये pH वैल्यू टेस्ट करना भी आपको बताएंगे लैब में। तो उनकी pH वैल्यूज़ आई हैं, A की तो आई है 4 और B की आई 1, C की 11, D की 7 और E की 9 आई है। तो ये बताना है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलिन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिड है। तो इसमें आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एसिड होता है, एसिड की pH वैल्यू होती है लेस देन 7 से कम, और एसिड में जितनी कम pH वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एक की 1 है, एक की 5 है, तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग है, 5 वाला वीक है, ये याद रखना। और बेस की pH वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। बेस में उल्टा है, बेस में जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एक बेस की pH वैल्यू 8 है, एक की 13 है, तो 13 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, 8 वाला वीक है। और जो न्यूट्रल है उसकी pH वैल्यू 7 होती है। न्यूट्रल की pH वैल्यू 7 वाला ना एसिड ना बेस होता वो। तो देखिए न्यूट्रल कौन सा, सबको मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ तो अपने आप आपको आ जाएगा। जो ये है A वाला है, इसकी pH वैल्यू 4 है, तो 4 pH वैल्यू वाला वीक एसिड होता है। और जो 1 है, 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो 11 है, 11 वाला वीक एल्कलिन है। एल्कलिन बेस को ही कहते हैं। ऐसा एल्कलिन जो पानी में घुल जाए उसको बेस कहते हैं। तो पानी में घुलने वाला एल्कलिन बेस होता है। एल्कलिन बेस एक ही बात है। और 7 वाला न्यूट्रल, और जो 9 है, 9 वाला बनेगा वीक एल्कलिन। तो इसने पूछा न्यूट्रल कौन सा होगा, जो 7 pH वैल्यू वाला न्यूट्रल होगा, यानी डी न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग एल्कलिन 11 वाला वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो 13 और 14 वाला होता है, जिसकी 13-14 हो। लेकिन यहाँ पे 13-14 वाला तो है नहीं, तो फिर 11 वाले को ही स्ट्रॉन्ग एल्कलिन कह सकते हैं। 11 वाला वैसे मीडियम होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज़्यादा वीक भी नहीं होता ये। और वीक एसिड यहाँ पे 4 pH वैल्यू वाला A, और वीक एल्कलिन 9 वाला E। तो ये आपको एक्सप्लेन मैंने अभी कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। A और B में मैग्नीशियम रिबन की इक्वल लेंथ ली है
तो ए में तो लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बी में लिया है एसिटिक एसिड। तो किस में फिजिंग ज़्यादा विगोरियस होगी? फिजिंग का मतलब जो भाप एकदम उफान सा निकलता है। तो मैग्नीशियम रिबन की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एकदम उफान सा निकलेगा। तो फिजिंग ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा विगोरियस बनेगी HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज़्यादा विगोरियस, यानी बुदबुदाहट वाली, एकदम से ज़्यादा उफान निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग होता है और जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक होता है। एसिटिक एसिड डालने से तो बहुत ही थोड़ी सी फिजिंग निकलेगी, मामूली सी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आपको लैब में करवाएंगे और ये इनकी रिएक्शन है, याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 11 देखिए, फ्रेश मिल्क हैज़ pH वैल्यू 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? कर्ड कहते हैं दही को। तो ताज़े दूध की pH वैल्यू 6 होती है। ताज़ा दूध हल्का सा एसिडिक होता है, मामूली सा एसिडिक होता है। तो जब कर्ड में चेंज हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, क्योंकि दही जो होती है खट्टी होती है, दही में एसिड ये होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही में। तो लैक्टिक एसिड के कारण उसकी pH वैल्यू कम हो जाएगी। आगे नेक्स्ट 12 देखिए, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन है, वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है दूध में। तो क्या होगा, दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से दूध देर से खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि दूध जब खराब होता है तो उसमें एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, उस एसिड से दूध खराब होता है। तो जो बेकिंग सोडा है बेस होता है, तो बेकिंग सोडा उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा, उस लैक्टिक एसिड को बनने से रोकता रहेगा। तो कुछ देर तक ये उसको रोक सकता है। तो बेकिंग सोडा दूध में मिलाने से दूध ज़्यादा देर तक खराब होने से रोक सकते हैं। जैसे दूध अगर 4 घंटे में ख़राब होगा तो बेकिंग सोडा मिलाने के बाद वो 6 घंटे में ख़राब होगा। इतना थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है बेकिंग सोडा मिलाने के बाद। उसका कारण आपको पता लग ही गया है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है बेस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता होनी चाहिए। एसिड्स और बेस को अगर मिला दें तो वो ना एसिड बचता है ना बेस बचता है, वो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आगे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा है जो ये वाला, ये बेस होता है। तो दूध खराब होते टाइम जो लैक्टिक एसिड बनेगा ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए जो दूध है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक खराब होने से बच पाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर इसमें आ गया। बेकिंग सोडा मिलाया हुआ दूध है जो, उसमें दही देर से बनेगी। दही देर से उसमें क्यों बनेगी? क्योंकि दही बनते टाइम लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड को काटता रहेगा। लैक्टिक एसिड बना, बेकिंग सोडा काटता रहेगा, फिर बना, फिर काटता रहेगा। तो इसका कारण है, जब तक सारा बेकिंग सोडा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दही जमनी शुरू नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे दूध की दही देर से बनती है। तो अभी आज तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। और साथ में मैं आपको है ना कॉपी की भी वो भेजूँगा, वो फ़ोटो कॉपी भेजूँगा मैं। तो उसमें से आपने क्वेश्चंस को लिख भी लेना, याद भी कर लेना है। तो अभी इसी वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।